हेलो एवरीवन। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में हम कनेक्शन पढ़ रहे थे, राइट। कनेक्शन में हमने बोल्टेड कनेक्शन के बारे में पढ़ लिया था। बोल्टेड कनेक्शन, ओके। बोल्टेड कनेक्शन में हमने लैप जॉइंट को डिज़ाइन किया था और देन बट जॉइंट को डिज़ाइन किया था, राइट। आज की क्लास में हम वेल्ड कनेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है वेल्डिंग। डिज़ाइन ऑफ वेल्ड जॉइंट में वेल्डिंग क्या होता है? वेल्डिंग का मतलब होता है कि दो स्टील सेक्शन को ज्वाइन करना और उसके बीच में मेटलर्जिकल बॉन्ड बनाना। क्यों और कैसे? बाय फ्यूजिंग दिस दोस, इन दोनों मेटल्स को फ्यूज करके हम इसके बीच में मेटलर्जिकल बॉन्ड बनाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वेल्डिंग कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, जॉइनिंग टू स्टील सेक्शन बाय establishing what mechanic metallurgical bond। कैसे? थ्रू एप्लीकेशन ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब दोनों को फ्यूज कर दिया जाता है, मतलब दोनों को, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड है, ये एक स्टील सेक्शन है, ये दूसरा स्टील सेक्शन है, राइट। तो इन दोनों को क्या करते हैं हम? फ्यूज कर देते हैं। फ्यूज मतलब क्या है कि हम हाई टेम्परेचर क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रोड और इसको वेल्ड मशीन से कनेक्ट करते हैं और इस इलेक्ट्रोड से यहाँ पे हाई टेम्परेचर क्रिएट किया जाता है। हाई टेम्परेचर क्रिएट होने से क्या है कि ये नियर बाई मेटल्स जो है वो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। इसके पिघलने से क्या है कि फिर इसको कूल डाउन करके हम फ्यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ओके, इतना हाई टेम्परेचर क्रिएट करके हम क्या करते हैं कि इन दोनों मेटल को पिघला के फ्यूज़ कर देते हैं। ओके, तो फिर ये क्या है कि पूरा का पूरा जो जॉइंट होता है वो एक सिंगल एलिमेंट बन जाता है। यहाँ पे वेल्ड कर दिया तो इस तरह से हमारी वेल्डिंग होती है। ओके, वेल्डिंग के लिए हम सबसे पहले दो टाइप की वेल्डिंग पढ़ेंगे। वेल्डिंग जो होगी हमारी कितनी, दो टाइप की होगी। ओके, तो फर्स्ट है फिलेट वेल्डिंग। फिलेट वेल्डिंग, फिलेट वेल्डिंग में क्या करते हैं कि हम परपेंडिकुलर या राइट एंगल कनेक्शंस या फिर इंक्लाइन कनेक्शंस देते हैं। मतलब एक स्टील एलिमेंट हमारा कुछ इस डायरेक्शन में होगा और दूसरा स्टील एलिमेंट कुछ इस डायरेक्शन में है और हमें यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फिलेट वेल्ड प्रोवाइड कराते हैं, मतलब यहाँ पे फ्यूज करा के इस सेक्शन को वेल्ड कर दिया जाता है। ओके, इस तरह की वेल्डिंग जो होती है उसको फिलेट वेल्ड कहते हैं। इस वेल्डिंग का जो सिंबल बनता है वो कैसा बनता है? ट्राइंगुलर, राइट। ये फिलेट वेल्ड का सिंबल कहलाता है। अगली वेल्डिंग हमारी जो मानी जाती है वो कौन सी होती है? ग्रूव वेल्डिंग। ग्रूव वेल्डिंग कैसे होती है? जैसे बट जॉइंट बनाते हैं हम बोल्टेड कनेक्शन में, उसी तरह से हमारी ग्रूव वेल्डिंग भी की जाती है। ओके, ग्रूव वेल्डिंग में हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा कुछ कनेक्शन इस तरह से प्रोवाइड कराना है, तो यहाँ पे इस ग्रूव में हम वेल्डिंग करके इसको कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह के कनेक्शन कैसे होते हैं? ग्रूव वेल्डिंग होते हैं। अब ग्रूव वेल्डिंग के भी हम बहुत सारे टाइप्स होते हैं। किस तरह से ग्रूव वेल्डिंग की जाती है? सबसे पहला है स्क्वायर। इसको अपन पैरेलल लाइन से शो करते हैं, स्क्वायर ग्रूव वेल्डिंग। ओके, ये कैसे की जाती है? जैसे हमारा मतलब कोई वेल्डिंग के जो एंड सेक्शन है वो एज अ स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म करते हैं, राइट, इस तरह से। फिर यहाँ पे जो वेल्ड की जाती है ये क्या होगी?
स्क्वायर ग्रूव वेल्डिंग होगी, राइट। फिर है सेकंड हमारा वी शेप ग्रूव वेल्डिंग। वी शेप ग्रूव वेल्डिंग, उसमें क्या है कि जो एंड होता है वो वी शेप बनाता है इस तरह से। अब इसके अंदर जब वेल्डिंग की जाती है तो हमें कैसी मिलती है, वी शेप ग्रूव वेल्डिंग हो जाएगी, राइट। फिर अगला है हमारा डबल वी शेप, मतलब डबल वी शेप ग्रूव वेल्डिंग। ये कैसे करते हैं, यहाँ पे जो एंड होता है स्टील सेक्शंस के, कुछ इस तरह से डबल वी फॉर्म करके हम कट करते हैं, फिर इसके अंदर वेल्डिंग करते हैं ताकि प्रॉपर डेप्थ पे हमारा फ्यूजन हो। ओके, इसलिए इस तरह से कट करते हैं। इस तरह की जो वेल्डिंग की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, डबल वी शेप। ये दिख रहा है डबल वी शेप, एक सिंगल वी ऊपर और नीचे, इसका सिंबल जो बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। ओके, वी शेप का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, वी शेप में ही होता है। स्क्वायर का कैसा होता है, पैरेलल लाइन से शो करते हैं। और फिलेट वेल्ड का सिंबल कैसा होता है, ट्राइंगुलर। ओके, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग हो गई। फिर क्या होता है कि वेल्डिंग करते समय अगर हमारा जो वर्कर है वो वेल ट्रेंड नहीं है तो क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आएंगे। ओके, तो वेल्डिंग में कौन कौन से डिफेक्ट्स आते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो डिफेक्ट्स इन वेल्ड, सबसे पहला है हमारा इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। मतलब जब हम इस वेल्डिंग इन दोनों एलिमेंट को वेल्ड कर रहे थे तो क्या है कि जब किसी भी एलिमेंट के साथ इसको फ्यूज कर रहे थे तो वेल्डिंग वेल्डिंग कुछ इस तरह से होती है, मतलब यहाँ पे ब्लॉक्स बन जाते हैं, यहाँ पे ब्लॉक्स बन जाते हैं, यहाँ पे वेल्ड हो जाता है। अब क्या है कि यहाँ पे ये कूल डाउन हो गया, फिर अपन ने कुछ वेल्डिंग की तो यहाँ पे की, फिर यहाँ पे की, तो इसके कारण क्या कि इतनी डेप्थ जो है ये कैसी रह गई, इनकम्प्लीट वेल्डेड रह गई, राइट। ये कैसी रहेगी, इनकम्प्लीट वेल्डेड रहेगी। इस तरह का जो डिफेक्ट बनता है, मतलब अब इसके लिए अगर टेंसाइल फोर्स लगेगा, इसके लिए इफेक्टिव एरिया निकालेंगे तो वो कितना आएगा, कुछ इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। यहाँ पे कोई भी स्ट्रेस ट्रांसफर यहाँ से यहाँ तक नहीं होगा। इसलिए ये तरह का इस तरह की वेल्डिंग जो होती है वो कैसी होती है, वीक वेल्ड प्रोवाइड कराता है ना। इसलिए इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन को हम एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, इस तरह से ग्रूव बनाए जाते हैं। जब इस सेक्शन की डेप्थ ज़्यादा रहती है तो इस तरह से ग्रूव बना दिए जाते हैं। इस ग्रूव से क्या है कि हम सबसे पहले यहाँ पे वेल्ड करेंगे तो ये मेटल फ्यूज होगा, देन फिर से यहाँ पे वेल्ड करेंगे तो पूरा मेटल फ्यूज करके हम वेल्डिंग कर सकते हैं। इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन के कारण हमारे वेल्ड में डिफेक्ट्स आता रहता है। दूसरा क्या है कि हम इनकम्प्लीट फ्यूजन होता है। इनकम्प्लीट फ्यूजन का मतलब क्या है कि हमारा जो बेस मेटल है, बेस मेटल का मतलब हो कि जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है वो प्रॉपरली फ्यूज नहीं होते, वो प्रॉपरली जगह अपने पोजीशन जहाँ पे कनेक्ट करना है वहाँ पे मतलब पिघलते नहीं है। तो उससे क्या है कि जो वेल्ड होता है वो हमारा वीक रह जाता है। जैसे हम कोई फिलेट वेल्ड देखते हैं, इस फिलेट वेल्ड में एक्चुअल में जो वास्तव में वेल्ड यहाँ पे वेल्डिंग करने से जो कनेक्शन बनना चाहिए तो किस तरह से बनना चाहिए था, इस तरह से। मतलब इतना एलिमेंट पिघल के फ्यूज हो जाएगा तो हमारा वेल्डेड जॉइंट जो होता है वो अच्छा होता है। पर इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन में क्या होता है कि ये जो कनेक्शन है वो कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब यहाँ पे ये प्रॉपरली पेनेट्रेट नहीं कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये प्रॉपरली मतलब इस एलिमेंट को फ्यूज नहीं कर पा रहा है। इसलिए इस तरह से जो वेल्ड का जो मतलब इफेक्टिव कनेक्शन होगा
वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। मतलब इतना ही ये कनेक्टिंग पार्ट जो है वो लोड ट्रांसफ़र में काम आएगा। और जो ये प्रॉपरली ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, जैसे इस कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिफेक्टेड कनेक्शन और वीक कनेक्शंस कहेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, इनकम्प्लीट फ्यूजन। ठीक है, फिर हमारा अगला जो है डिफेक्ट, वो क्या है, इनकम्प्लीट फ्यूजन के बाद इसमें स्लैग फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब स्लैग इंक्लूजन। स्लैग इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम दो स्ट्रक्चर एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं किसी इलेक्ट्रोड से, हमने आपने वेल्डिंग की होगी फर्स्ट ईयर में तो देखा होगा कि इस तरह का इलेक्ट्रोड होता है, ये यहाँ पे किसी जनरेटर से वेल्ड मशीन से कनेक्टेड होता है। इस वेल्ड इलेक्ट्रोड में, इस इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, राइट, और अदर सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, जब ये इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पे हाई टेम्परेचर क्रिएट करके इसको फ्यूज करता है, तो इस इलेक्ट्रोड में भी कुछ स्लैग जो होता है, मेटल ऑक्साइड होता है, वो इसके अंदर आ जाते हैं। क्या होता है कि जब वास्तव में तो क्या होता है कि जो स्लैग मटेरियल होता है, जो ये मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, इसकी जो डेंसिटी होती है वो इस बेस मेटल की डेंसिटी से क्या होती है, लोअर होती है, मतलब कम होती है। तो जब भी ये धीरे धीरे कूल डाउन होगा तो वो सारे के सारे जो स्लैग है, मेटल ऑक्साइड है, वो उसके सरफेस पे आ जाएगा। लोअर डेंसिटी वो वापस लिक्विड में क्या होती है, अपर ऊपर आ जाती है। पर रैपिड कूलिंग के कारण क्या होता है कि स्लैग इसके अंदर ही रह जाता है, इस वेल्ड कनेक्शन के अंदर ये स्लैग रह गया। उससे क्या है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है, राइट। इस तरह से हमारा जो वीक वेल्ड कनेक्शंस मिलता है, इसलिए ये भी एक तरह का क्या है, वेल्ड का डिफेक्ट है। ओके, फिर अगला है हमारा लास्ट है कि वेल्डिंग के टाइम क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसका कारण क्या है कि जब हॉट वेल्डिंग वेल्डिंग जब गर्म रहती है, तब उसके अंदर जो कार्बन, सल्फर, ओके, सिलिकॉन, इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वेल्ड मेटल में क्रैक्स क्रिएट करते हैं। इन क्रैक्स को हम रिमूव कैसे करेंगे, इन क्रैक्स को रिमूव करने का सबसे सिंपल सा तरीका यही है कि हम क्या करेंगे कि इस वेल्ड को फिर से हीट करेंगे। मतलब प्री हीटिंग से ही हम इस तरह के क्रैक्स को रिमूव कर सकते हैं। प्री हीटिंग से क्या है कि ये जो कंपोनेंट है, कार्बन, सल्फर, ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और गैस बना के एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगी। ओके, तो इसलिए इस तरह के कंपोनेंट का परसेंटेज रिड्यूस हो जाएगा और हमारे क्रैक्स भी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ वेल्ड्स। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी वेल्ड हमने किया है ये इम्परफेक्ट है कि परफेक्ट। आपने देखा होगा कि सरफेस से तो सब स्मूथली दिखेंगे, और अंदर से पता चलता है कि इसमें स्लैग इंक्लूजन है या कुछ भी है, प्रॉपरली ये पेनिट्रेट नहीं किया गया है। वो पता कैसे चलेगा, उसके लिए क्या है, हमारे पास कुछ टेस्ट है, उनको हम परफॉर्म करते हैं। ओके, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ वेल, राइट। इसमें सबसे पहला मेथड हमारा है मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड। इसमें क्या करते हैं कि जैसे हमारा ये वेल्डेड, ये दो स्टील सेक्शन है, इन दोनों स्टील सेक्शन पे हमने क्या किया, यहाँ पे वेल्ड किया। हम क्या करते हैं कि इसको, इस पूरे जॉइंट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, और उसके ऊपर हम पार्टिकल्स को, मतलब सैंड टाइप के मैग्नेटिक पार्टिकल होते हैं, उनको इसके ऊपर बिछा देते हैं। इससे जो इस मैग्नेटिक पार्टिकल का जो अरेंजमेंट बनता है, वो शो करता है कहीं पे क्रैक्स रह गए हैं, कहीं पे क्रैक्स नहीं है। क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स है उस क्रैक्स के अंदर फंस जाते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे क्रैक्स है, यहाँ पे ये रह गए हैं। तो इससे हम फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे इस जॉइंट की इफेक्टिवनेस कितनी है। ओके, दूसरा हमारा मेथड होता है डाई पेनिट्रेशन मेथड।
क्या किया जाता है कि किसी भी जॉइंट के को एक सॉल्यूशंस ऑफ इंक होता है उसके थ्रू पास किया जाता है। उससे क्या है कि जो डाई है फिर वो सॉलिडिफाई होगी और उसके अंदर ऐसे पेनेट्रेट हो जाएगी, जहाँ पे भी क्रैक्स होंगे, विक्स जोन होंगे। ओके, उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ये क्रैक्स है, यहाँ पे इनकम्प्लीट इंक्लूजन हुआ है। और डाई का जो वॉल्यूम हम पेनेट्रेशन के बाद वापस कैलकुलेट करेंगे वो उससे थोड़ा कम आएगा, मतलब कितने परसेंटेज ऑफ इसमें क्रैक्स प्रोड्यूस हुए हैं, कितना वॉल्यूम ऑफ डाई रिड्यूस हुआ है, ये सब चीज़ें हम फाइंड आउट करके क्रैक्स की कितनी स्ट्रेंथ, क्रैक्स कितने हैं, कितने परसेंटेज ऑफ क्रैक्स हैं, कितना एरिया कवर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आपको सिर्फ इनके नाम पता होने चाहिए कि कौन कौन से मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है वेल्ड के। ओके, थर्ड मेथड है हमारा अल्ट्रासोनिक मेथड। इसमें क्या कहते हैं, करते हैं कि कोई भी वेल्ड कनेक्शन होता है इसको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू पास किया जाता है। जब कनेक्शन सॉलिड होगा तो उसके वेव की मूवमेंट की वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, बहुत हाई रहेगी। और अगर यहाँ पे कोई क्रैक्स होगा तो क्रैक्स का पाथ फॉलो करके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो वापस यहाँ पे रिसीवर लगा होता है और यहाँ पे ट्रांसमीटर होता है, तो वेव को रिसीव कितने टाइम में करता है वो कैलकुलेट करते हैं। अगर वो टाइम ज़्यादा आ रहा है, बहुत मिली सेकेंड्स का होता है, तो उसको हम ग्राफिकल वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर टाइम ज़्यादा आ रहा है तो उससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वेल्डेड कनेक्शंस में क्रैक्स है। जितना ज़्यादा टाइम आएगा उतनी ज़्यादा क्रैक्स मानी जाएगी, उससे हम वेल्डेड कनेक्शंस में क्रैक की जो डेंसिटी होती है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, फिर लास्ट हमारा है रेडियोग्राफी। सिमिलरली जैसे यहाँ पे रेडियोग्राफी में क्या होता है कि रेडियो वेव्स को हम ट्रांसमिट कराते हैं, जैसे यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स थी, इसी जगह पर यहाँ पे रेडियोग्राफिक वेव्स होती है। इस तरह से हम वेल्ड का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। आपको इन मेथड्स के नाम पता होने चाहिए, मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड, डाई पेनिट्रेशन मेथड, अल्ट्रासोनिक मेथड एंड रेडियोग्राफिक मेथड। ओके, फिर है कि वेल्ड कनेक्शंस जब भी देते हैं तो हम कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं। वो अजम्पशंस क्या है? assumption in well joint design। ओके, क्या assumption लेके चलते हैं? सबसे पहले हम मानते हैं कि हमारी जो बेस मेटल है, जो कनेक्टिंग प्लेट्स हैं, जैसे ये वेल्ड कनेक्शन में इन दोनों प्लेट्स को कनेक्ट किया और फिर फिलेट में इन दोनों वेल्ड कनेक्ट किए। ये जो कनेक्टिंग प्लेट्स है वो कैसी होनी चाहिए? होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक। आई होप आपको पता होगा कि होमोजीनियस मटेरियल कैसे होते हैं और आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होते हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है कि किसी भी डायरेक्शन में उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। आइसोट्रोपिक में क्या होता है कि सभी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। मेटल्स की प्रॉपर्टी, उसकी इलास्टिसिटी, पॉइजन रेशियो, इसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आ जाती है। वो अगर कांस्टेंट है ऑल डायरेक्शन में तो मेटल कैसा कहलाएगा, आइसोट्रोपिक। अगर वो हर डायरेक्शन में, मतलब किसी इस डायरेक्शन में कांस्टेंट है तो ये एक्स डायरेक्शन में होमोजेनियस मटेरियल कहलाएगा। राइट, तो पहला अजम्पशन हो गया कि हमारा एलिमेंट कैसा होना चाहिए, होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक। फिर सेकंड अजम्पशन क्या कहता है कि जो भी कनेक्शन बनता है वेल्डिंग का, वो कैसा बनता है, रिजिड कनेक्शन। मतलब हम अज्यूम करके चलते हैं कि स्किल्ड लेबर है और वो जो कनेक्शन देगा वो परफेक्ट वेल्ड कनेक्शन देगा। अगर परफेक्ट वेल्ड कनेक्शन दिया है तो मतलब यहाँ पे क्या है कि ये दोनों मेटल वापस पिघल के क्या फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होकर वापस जुड़ जाएंगे। जुड़ने के कारण क्या है कि एक सिंगल यूनिट बन जाएगी ये। ओके, तो मतलब यहाँ पे इसका रोटेशन भी रिस्ट्रेन किया गया है और एक्सियल डिफॉर्मेशन भी क्या है, लीनियर डिफॉर्मेशन भी क्या है, हमने रिस्ट्रेन किया है। तो मतलब ये अज्यूम करके चलेंगे कि वेल्ड कनेक्शन जो भी होगा वो हमारा कैसा होगा, रिजिड कनेक्शन होगा। मतलब इसमें रोटेशन भी रिस्ट्रेन कर रखा है और लीनियर डिफॉर्मेशंस भी रिस्ट्रेन कर रखा है। ओके, फिर थर्ड अजम्पशन हमारा होता है कि वेल्डेड कनेक्शन जब भी करते हैं तो उसमें जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगे, मतलब इस एलिमेंट का हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं, यहाँ पे पी फोर्स के कारण सिग्मा स्ट्रेसेस आया,
ये जो स्ट्रेसेस होंगे वो सिर्फ एक्सटर्नल लोडिंग के कारण होंगे, मतलब पी लोड जो अप्लाइड लोड होगा उसी के कारण इस वेल्ड कनेक्शन में स्ट्रेसेस होंगे। तो फिर बात आती है कि ऐसा क्यों कह के चलते हैं। जब भी हम वेल्ड करते हैं, जैसे हमारी कोई प्लेट है, इस प्लेट को हम दूसरे प्लेट के साथ बट वेल्ड करते हैं, मतलब यहाँ पे वेल्ड किया। ओके, इस तरह से वेल्डिंग जब की जाती है तो क्या होता है कि हम वेल्डिंग यहाँ से इस तरह इस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं। हमने इस एलिमेंट को वेल्ड किया, उससे क्या कि इसके सराउंडिंग एरिया पे हाई टेम्परेचर क्रिएट होता है कंपेरेटिव टू दिस एरिया। ओके, उससे क्या है कि इसमें थर्मल वेरिएशंस आ जाते हैं। यहाँ पे 3500 डिग्री टेम्परेचर रहेगा तो यहाँ पे लगभग 100 डिग्री रहेगा, और यहाँ पे रूम टेम्परेचर रहेगा। इन थर्मल वेरिएशंस के कारण इसमें क्या है कि स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, थर्मल स्ट्रेसेस, राइट। तो थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं जो क्या कहलाते हैं, इस एलिमेंट के कनेक्शन के बाद क्या रेजिडुअल स्ट्रेसेस क्रिएट करते हैं। इन रेजिडुअल स्ट्रेसेस को हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। इसीलिए हमने माना है कि इस वेल्ड कनेक्शन के अंदर जो भी स्ट्रेसेस क्रिएट होंगे वो कौन से होंगे, अप्लाइड लोड के कारण। ओके, अप्लाइड लोड के कारण इस वेल्ड कनेक्शन के अंदर स्ट्रेसेस हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो ये कुछ अजम्पशन हम लेके चलते हैं। ओके गाइस, ये क्लास हम यही एंड करते हैं। अगली क्लास में हम फिलेट वेल्ड को डिज़ाइन करेंगे, देन आफ्टर हम बट वेल्ड को डिज़ाइन करेंगे, बट वेल्ड को या फिर ग्रूव वेल्ड को हम डिज़ाइन करेंगे। ओके, और इसी के साथ हमारा कनेक्शन का टॉपिक खत्म होगा। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।